अस्सलामुअलैकुम। हेलो गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं सब दोस्त? ठीक हैं, खुश हैं? ये मैं पार्ट टू बनाने लगा हूँ वीडियो। पार्ट वन मैंने बनाई थी थोड़ी देर पहले, मैं ज़रा फिर 2 घंटे के लिए बिज़ी हो गया था, तो अभी पार्ट टू बनाई। इंशाल्लाह ये भी मैं यूट्यूब पे डालूँगा। तो अब मेरे चैनल को सबसे पहले जो काम करना है आपने, लाइक करें वीडियो को और सब्सक्राइब करें। और कमेंट्स में मेरी बात सुनने के बाद, वीडियो देखने के बाद कमेंट्स भी ज़रूर कीजिएगा। जो आपकी राय हो, कैसी लगी वीडियो बताइएगा, मुझे ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी, कोई बात आपको पूछनी हो वो भी पूछ सकते हैं आप। मैंने पिछली वीडियो में आपको पार्ट वन में बात की थी सप्लाई कंपनी की, तो उनमें आज अब मैं आपको बताने लगा हूँ पार्ट टू में कि उसके नुकसानात क्या हैं और फ़ायदे क्या हैं। तो मैं इस्त्री भी कर रहा था सूट, तो मैं कहा चलो इस्त्री भी करता हूँ आराम से बैठ कर, और आपसे भी गपशप करते हैं और कुछ अपने बारे में बताया करें। क्या मसरूफियात हैं, क्या करते रहते हैं लाइफ में, कैसे गुजर रही है। हम तो दुबई की लाइफ है जी। तो यहाँ तो फैमिली नहीं है ना, बीवी बच्चे नहीं है, अम्मी अब्बू बहन भाई नहीं है ना, कोई भी नहीं है इधर। तो खुद ही करना पड़ते हैं सारे काम। मैं आपको वो वीडियो भी दिखाऊंगा इंशाल्लाह, जो सप्लाई कंपनी के जो रूम है, कैंप है। ये तो बड़ी कंपनी का अच्छा कैंप है ना, जहाँ पर सप्लाई वाले नहीं रखते वो लोग। ये कंपनी का अपना रूम है, ये एनसीसी कंपनी है जिसका अपना ये कैंप है, रूम है। तो बेनिफिट यहाँ ज़्यादा है, इस्त्री स्टैंड, इस्त्री फ्रिज, हर चीज़ अवेलेबल है। पानी की बोतल देते हैं वो, बड़ी कैन वाली। तो नुकसानात और फ़ायदे मैं आपको बताने लगा हूँ। सबसे पहले जो है नुकसान सप्लाई कंपनी में आने का, आदमी दर भटकता है। मतलब 10 दिन 15 दिन कहाँ कहाँ, 20 दिन कहाँ। और सामान उठा उठा इकट्ठा करो, सामान क्लोज़ करो। मैंने जैसे बताया बैग होता है, फिर वो बेड भी देती है कंपनी साथ में। सप्लाई वाली आपको ठेकेदार जो होते हैं वो आपको एक छोटा सा बेड देते हैं। कुछ लोग कंपनी वाले अच्छा गद्दा दे देते हैं, कुछ लोग बारीक गद्दा देते हैं बिल्कुल पतला, वो चुभता भी है नीचे बेड, फिर बाद में उसके साथ परेशानी बनती है। कुछ लोग बारीक सा कंबल दे देते हैं, ब्लैंकेट, कंबल बोलते हैं। तो कुछ लोग अच्छा कंबल देते हैं, दरमियाना कुछ अच्छा दे देते हैं। ज़्यादातर लोग बिल्कुल कागज़ की तरह पतला कंबल देते हैं। फिर उसमें क्योंकि रूम के अंदर एक आदमी नहीं होता, बाज़ मरतबा रूम के अंदर 10 आदमी होते हैं, मैंने पिछली वीडियो में बताया था। लेकिन ये नहीं बताया इंडिया भी होता है इसमें। इंडिया का आदमी भी हो सकता है, बंगाली भी हो सकता है, बांग्लादेश का। और सप्लाई तो इकट्ठे रखते हैं वो, सप्लाई कंपनी वाले अरबाब। इंडियन आदमी को भी साथ में रखेंगे, बंगाली को भी साथ में रखेंगे। हिंदू मुस्लिम को इकट्ठा रहना पड़ता है बाज़ मरतबा, क्योंकि हिंदू लोग तो शराब पीते हैं, दारू पीते हैं। तो उनके मज़हब में वो तो पीते हैं। फिर वो ये थोड़ी सी मुश्किलात होती है मुस्लिम के लिए कि भाई वो वक्त उनके साथ अटेंड करना, और खाने की उनकी अपनी स्मेल होती है, अपना तरीका होता है। हमारे खाने की अपनी स्मेल होती है। तो स्मेल का मतलब खुशबू, उनके खाने की अलग है, हमारे खाने की अलग है। तो ये चीज़ें थोड़ी एडजस्ट करनी पड़ती है। वही वाशरूम वो यूज़ करते हैं, उन लोगों के अंदर कोई शहूर नाम की चीज़ नहीं है। मसलन मैं किसी को बुरा नहीं कहना चाह रहा, ना मैं कहता किसी को बुरा। मतलब वो लोग खड़े होकर पेशाब कर लेते हैं ना, पूरा वाशरूम ख़राब रहता है। मुस्लिम के लिए ये चीज़ जायज़ नहीं है, मुनासिब नहीं है। क्यों? क्योंकि वो नमाज करनी होती है उन्होंने। अगर वो ऐसे वाशरूम में जाएंगे तो पता नहीं उन्होंने, खड़े होकर जब पेशाब करता है आदमी, कहाँ कहाँ पानी टच होता है, पानी भी नहीं डालते या नहीं डालते, कुछ कह नहीं सकते। वाशरूम गंदे भी होते हैं, देखने के काबिल नहीं होते बाज़ कंपनियों के कैंप के। वैसे से गंदे कैंप लेके देते हैं जहाँ से उनको फ्री में मिल जाए कैंप, वो ऐसा कैंप ढूंढते हैं कोशिश करें। जो फ्री वाला होता है आपको पता उसकी कंडीशन कैसी होगी, वो आउट एरिया में होगा और बहुत ही गंदा और गलीज किस्म का होगा, ख़त्म हो रहा होगा बिल्डिंग का लास्ट, उसका आखिरी साल चल रहा होगा उसकी एक्सपायर डेट। बाद एक्सपायर डेट वाले 10-10 साल भी चल जाते हैं। यहाँ पे रिश्वत देते हैं पुलिस वाले, जो भी है उनका वो सीन है, उनको पता। तो वहाँ रहना पड़ता है फिर मजबूरी के तहत। हम यूँ नहीं कह सकते भाई हम यहाँ नहीं रहते हैं, हम यहाँ रहना नहीं चाहते। तो ये चीज़ें हैं जो आदमी को सप्लाई में एडजस्ट करनी पड़ती है। और दूसरा नुकसान मैं आपको ये बता रहा था कि कंपनी में जो सबसे बड़ा मेन नुकसान है, हम जो यहाँ मकसद हमारा जो आने का दुबई में, वो ये मकसद होता है कि भाई हम 4 पैसे कमाएं। एक तरफ हमें फ़ायदा ये नज़र आता है कि यार हमें कंपनी में जाएंगे वो 1,000 बेसिक देगी, दिरहम सैलरी।
पाकिस्तानी लगाएंगे तो 45,000 बनते हैं, खाना फिर अपना हो तो यही बचना 30,000 बचना, 35,000 बच जाएगा। ओवर टाइम भी होता है इसमें, वो 8 घंटे के हिसाब से भी तो ड्यूटी है ना। अगर 1,000 रुपये बेसिक आती है, 1000 दिरहम, ओवर टाइम करोगे 1200 तो आ जाएगी। 200 खर्चा इतना नहीं है दुबई के अंदर खाने का। लेबर का खर्चा जो है ना, ये कुदरत के ऊपर वाले अल्लाह मियाँ ने जो है ना हिसाब बनाया हुआ है। वो कहते हैं जिस तरह का देश उस तरह का बेस। जो जिस तबीयत का आदमी होता है अल्लाह पाक उसके साथ उतनी हेल्प भी करता है, उसका खर्चा नॉर्मल होता है बिल्कुल। वो सादे खाने खाए, थोड़ा अच्छा भी खाए दरमियान में, दिन में हफ्ते में 2 दिन अच्छा बना ले, 2 दिन दाल बना ली, सब्ज़ी बना ली, तो रल मिल के वो 7 आदमी 5 आदमी मिल के पकाते हैं खाना, साथ में खाते हैं, बर्तन धो लिए, एक ने एक के जी में खाना पकाना हो गया, तो मिल के वो कर लेते हैं। तो इसलिए वो 200 दिरहम 150 दिरहम महीने का खर्चा रोटी हंडी वाली का आता है। तो 1000 रुपये फिर भी बच जाते हैं। 45,000 पाकिस्तान के बनते हैं, बेहतरीन है, बेस्ट है गरीब मजदूर के लिए। तो पाकिस्तान से तो अच्छे हैं। वहाँ तो 500 रुपये दिहाड़ी मिलती है, कुत्ते की तरह काम लेते हैं मिस्त्री लोग से, मैंने तो देखा है ना। फिर वो ब्लैक मेल भी करते हैं। अभी हमारे पास तो और भी खूब बहुत हैं, तो हम तो 500 नहीं देते, हम तो 400 देंगे। तो एक चीज़ पे ये हमें फ़ायदा नज़र आता है कि सप्लाई में, कि भाई सैलरी ज़्यादा है। किस तरह ज़्यादा है? आपकी 4 रुपये घंटा है, वो फॉर एग्ज़ाम्पल हम 6 रुपये लगा लेते हैं, हेल्पर हो आप, आपकी 6 रुपये घंटा सैलरी मिल रही है आपको, घंटे का हिसाब। 10 घंटे आप ड्यूटी करते हैं, अगर आप क्या आ जाते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल 238 घंटा या 250 घंटा, 250 घंटा, तो आपकी 1500 लगभग बनती है सैलरी, 1600 1500 सैलरी बनती है। तो उसमें से आप 300 खा लेते हैं, अच्छा खा लेते हो थोड़ा मज़ीद। मोबाइल पे 100 दिरहम लगा देते हो घर पे नेट सेट बात करने के लिए, ये वो थोड़ा। आदमी फिर 4 पैसे ज़्यादा बोतल पी ली, कोल्ड ड्रिंक, ये वो ऊपर ख़र्चा कर लेता है फिर थोड़ा सा। तो आपको क्या बचेगा? क्योंकि सप्लाई कंपनी में थोड़ा आज़ाद होता है, आदमी बाहर जितनी मर्ज़ी घूमता है। कंपनी का आदमी होता है वो छुट्टी नहीं कर सकता, सप्लाई वाला भी छुट्टी नहीं करता, उसके उसके लिए तो बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा होते हैं। बाज़ कंपनियों में तो आदमी यहाँ काम करने के लिए आता है, छुट्टी का तो अब सीन नहीं रहा। पहले वो दौर था 2014 15 16 17 में और बात थी, अभी 20 का चल रहा है, अभी और बात है। अब वो चीज़ नहीं रही, ठीक है ना। अभी हिसाब चेंज हो गया बिल्कुल ही, अभी हिसाब बहुत ज़्यादा चेंज हो गया। सिर्फ ये नहीं, अभी छोटी कंपनी में सप्लाई में या बड़ी में है, वो लोग काम के लिए लेके आते हैं, आपसे काम कराएंगे, आपको छुट्टी के लिए इजाज़त नहीं देंगे। आप बीमार हैं तो आप डॉक्टर के पास जाएँ, चेक कराएँ, ठीक है। वो मेडिकल कार्ड, सबसे मेन बात आपको बताने लगा हूँ, मेडिकल कार्ड जो कंपनी देती है फ्री कार्ड देती है, आप वो कार्ड दोगे, मेडिकल आपका फ्री हो जाता है। डॉक्टर के पास चेक कराओगे, उसमें पैसे होते हैं कंपनी ने जमा कराए हुए, तो वो उसमें से काट लेते हैं। कोई मेडिसन लेनी पड़ती है हल्की फुल्की, 10 दिरहम 5 दिरहम आपका खर्च होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता। वो मेडिसन भी देते हैं उसी में, तो 15 5 10 दिरहम में काम हो जाएगा। अगर सप्लाई कंपनी में बीमार है, आपको कार्ड नहीं मिलता, मेडिकल मेडिकल कार्ड नहीं देंगे आपको, आप खुद ही डॉक्टर के पास जाओगे, उसकी 40 दिरहम 50 दिरहम 100 दिरहम फ़ीस है, वो भरोगे। उसके बाद वो कहता है जी ये टेस्ट कराओ, फलाना करो, या फिर आप टैबलेट मैंने लिख दी है, दवाई मैंने लिखी ले लो, वो 100 दिरहम की लिख दे, 60 की लिख दे, बीमारी के मुताबिक, वो अलग खर्चा। यूँ 100 150 दिरहम तो पर मिनट पक्का खर्चा समझे आप। थोड़ा सा बीमार हो गए, सर में दर्द हो गया, तो आपका खर्चा पक्का है इतना। ये नुकसान है सप्लाई कंपनी का। बहुत लोग एडजस्ट कर लेते हैं, वो बस कहते हैं जो ना होने से बेहतर होना है, तो ये नुकसान है। और काम भी इनमें बहुत मुश्किल से मिलता है, हालात जिस तरह चल रहे हैं अब आजकल के। 1 महीना काम लगा, उधर लक चलता है ज़्यादातर यहाँ दुबई में, लक। अगर आपका काम लगा हुआ है 6 महीने हो गया प्रॉपर काम कर रहे हो, ऐसा बहुत कम है अभी आजकल तो, कि भी आप 6 महीने से प्रॉपर काम कर रहे हो कंपनी में, अगर वो साइड फिनिश होती है दोबारा आपका काम जो 1 महीना काम ढूंढने के लिए अब आप कोशिश करते हैं, काम नहीं मिलता, 1 महीना आपको रूम पे बैठना पड़ेगा। खाना खाओगे जो, वो आपको ज़ाहिर है अपनी जेब से खाना होगा, सप्लाई वाले नहीं देंगे आपको खाना, फिर आपको सैलरी भी नहीं मिलेगी। ज़ाहिर है जब आपने कुछ किया ही नहीं है, उल्टा आप कर्जा ही हो गए खाने का, खाने के पैसे आपकी जेब से ख़त्म हो गए। नेक्स्ट मंथ फिर अरबाब को बोलोगे आप 200 300 दिरहम दो अरबाब को, कंपनी के मालिक को, मैनेजर को, भाई खाने का पैसा ख़त्म हो गया, मेरे पे काम नहीं था। भी ऐसे ऐसे लड़के जो 2.5 2.5 महीने से बैठे हैं, मैंने देखा है उनको। तो फिर वो नुकसानात बहुत ज़्यादा हैं। तो रूम में बैठ के वो नुकसान किया, सैलरी नहीं मिली। दूसरे नंबर पे 200 250 दिरहम 300 दिरहम उसने खाया, वो नुकसान हो गया। मतलब लॉस में गया ना आदमी। यहाँ पर किसके लिए आता है? काम के लिए, कमाने के लिए आता है ना।
वो लास्ट में की है। कंपनी में हो गया, अगर काम नहीं है तो आपकी बेसिक तो है ना, वो तो आपको मिल रही है। यहाँ भी बेसिक होती है, एग्रीमेंट जो होता है आपका बेसिक पे होता है सप्लाई कंपनी में। लेकिन आपसे माहदा की चीज़ का होता है उनका आपस में, कहते हैं ना घर की बात घर में रह जाए, वो माहदा कर लेते हैं भाई आपको 5 रुपये घंटा देंगे, 6 रुपये घंटा देंगे। लेकिन गवर्नमेंट को उन्होंने कहा तभी हमें इनके 700 या 600 रुपये बेसिक की हुई है। आपकी एग्रीमेंट जो साइन कराते हैं ना वो आपसे, पेपर जो भेजते हैं, अभी जो रूल निकला है वीज़ा का पेपर जो भेजते हैं ना आपको, वो पता किस चीज़ का एग्रीमेंट पेपर होता है आपका। पाकिस्तान में भी आपको साइन करना पड़ता है, इंडिया में ही साइन करना पड़ता है। इंडिया का तो कानून अच्छा है माशाल्लाह, तो वो वहाँ की गवर्नमेंट 1200 दिरहम अगर पेपर में नहीं है लेबर को नहीं भेजती। पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं है। इंडिया में तो ऐसा भी 1200 से कम को सैलरी अगर उसमें एग्रीमेंट में हुई तो वो खुद ही चेक कर लेगी गवर्नमेंट वहाँ की, कहेगी भी ये वो नहीं करेगी, इसको प्रोटेक्ट नहीं करेगी उस वीज़े को, क्योंकि हम अपनी लेबर नहीं भेजते, अपने यहाँ का मुल्क से अब लेबर नहीं भेज सकते अगर इतना वीज़ा कम सैलरी। हमारे पाकिस्तान में ऐसा कोई रूल नहीं है। अगर आप मैं 500-600 रुपये में यहाँ से वीज़ा का पेपर भेज देता हूँ, आपको कुछ नहीं पता, उसमें कुछ नहीं लिखा होता, आपके समझ में भी नहीं आएगा कि चीज़ का पेपर है। मैं कहूँगा वीज़ा का पेपर है, साइन करके मुझे वापस सेंड करो। आपने साइन करना, मुझे वापस सेंड कर देना है। फिर मैं वो साइन हो गया, फिर मैं वीज़ा भेजूँगा, वीज़ा फिर प्रोटेक्ट कराओगे आप, ठीक है ना। तो हमेशा जो पेपर आता है पहला पेपर, उसको तसल्ली कराओ। वीज़े वाले ऑफिस में जाओ, आपको नहीं समझ आ रही एजेंसी पे जाओ, उससे पूछो यार ये पेपर आया दुबई से वीज़ा मंगवा रहा हूँ, किस चीज़ का पेपर है, ये किस चीज़ का साइन है, ये ना समझना ये ऑफर लेटर है, ये इस तरह कुछ समझ के साइन ना करना, वो एग्रीमेंट पेपर होता है वो आपका। वहीं से पाकिस्तान में पेपर साइन करते हो, उसके बाद दुबई में आते हो आप, फिर यहाँ मेडिकल कराने जाते हो, फिर वहाँ दोबारा आपसे साइन किया करवाया जाता है पेपर, वही पेपर, सेम पेपर। आप उसको पढ़ लेना, अगर पढ़ने आता है, नहीं पढ़ सकते साथ वाले से पढ़ाओ। कभी भी सप्लाई कंपनी में आने के बाद किसी भी अरबाब के पास जाओ, किसी भी कंपनी में जाओ, तो खुद पेपर साइन नहीं करो कभी भी, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर इस तरह से फ्रॉड बहुत लोग करते हैं, कितने लोग आगे परेशान होते हैं, साइन कर देते हैं, बाद में उसमें सैलरी 200-600 इतने, फिर वो काम नहीं देते, 2-2 महीने 3-3 महीने रूम में बिठा के रखते हैं, खाने के पैसे भी नहीं देते बाज, फिर वो घर से मंगवाने पड़ते हैं उन लोगों को। वो बेचारे यहाँ के फंस जाते हैं, रोते हैं, फिर परेशान होते हैं। आप जैसे हमारे जैसे फिर वो कहते हैं इधर हैं, फिर आदमी कितनों की हेल्प कर सकते हैं। कोशिश तो हमारी होती है कि भी जितनी हो सके हेल्प कर दें, तो लेकिन फिर यहाँ पर माहौल कुछ और है। आदमी सोचता ही नहीं किसी के बारे में, हमेशा अपने बारे में सोचता है, कोई भी है, मैं क्यों ना हो, हर आदमी अपने बारे में सोचता है यहाँ पर। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ऐसा यहाँ किसी के साथ ना हो, कोई ऐसी नौबत पे आई ना तो इसको सोचना पड़े। मैं उनको पहले ही बताना चाह रहा हूँ यहाँ का जो रूटीन है, हिसाब किताब है। तो मैं कभी वीडियो बनाई नहीं है, बस जिस तरह से मुझे अंदाज़ है मेरा, आपको अच्छा ना लगे उसके लिए महसूस माइंड ना कीजिएगा। तो मुझे कुछ थोड़ा मेरे साथ मसलन कुछ थोड़ा तामुन कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक किए, सब्सक्राइब किया क्या करें, और शेयर क्या करें, कमेंट ज़रूर क्या करें, ताकि मेरा हौसला अफजाई हो जाए, मुझे पता लग जाए वीडियो मैंने कैसी बनाई थी कैसी नहीं, ताकि मुझे कॉन्फिडेंस मेरा दोबारा से बढ़े, मैं दोबारा बना सकूँ, आपके लिए कुछ नई बात लेके आऊँ, तो आपको कुछ और बता सकूँ। नुकसानात भी आपने बताए मैंने आपको अभी। 2-2 महीने भी बैठना पड़ता है रूम में, काम नहीं मिलता, 3-3 महीने भी। अगर लक आपका लग जाए तो 2 महीने, 6 महीने, 3 महीने से ज़्यादा एक साइड नहीं चलती। एक साइड पे आपको काम के लिए भेजा और बहुत बड़ी साइड मिल जाती है ना, तो 1 साल भी निकल जाता है एक ही साइड पे, ठीक है ना, अच्छी मिल जाए। लेकिन अभी जो हालात चल रहे हैं मेरे ख्याल से 3 महीने 4 महीने से ज़्यादा आप एक साइड पे काम कर ही नहीं सकते। वहाँ काम तो सालों साल सारी ज़िंदगी नहीं मुकता उस साइड पे, वो आपको वैसे ही फिनिश कर देते हैं, आप वैसे ही फिनिश हो जाते हैं, ठीक है ना। सप्लाई का यही मसला है। सप्लाई सप्लाई वाले कंपनी के जो लेबर होती है ना, जो जिन बड़ी कंपनियों को सप्लाई पे भेजते हैं, ठेके पे भेजते हैं, तो वो कंपनी वाले सप्लाई के लड़के बहुत कम रखते हैं। बाज़ कंपनियों का रूल होता है, इंजीनियरों का हिसाब किताब होता है, भाई 6 महीने को रखा, फिर 10 लेबर मंगाई, 10 लड़के मंगाई, 20 मंगवाए उन्होंने, तो उनको 4 महीने या 3 महीने या 6 महीने रखा, उसको फिनिश किया, फिर 1 महीना दरमियान में स्पेस डाल लिया, 15 डाल ली, फिर कह दिया अभी काम अभी कंप्लीट नहीं हुआ, हमें और लड़के चाहिए। अपनी कंपनी का उनका बस तरीका होता है, फिर वो इंजीनियर लोग बीच में खाते पीते भी तो है ना पैसे, तो अपने मफाद के हिसाब से फिर वो अपना दोबारा से नए लड़के मंगवाने की अप्लाई करते हैं और कंपनियों में, फिर वहाँ आपका जैक नहीं लगता दोबारा। फिर आपके लिए तो परेशानी बन गई ना, आप रूम में चले गए, जैसे आपकी साइड फिनिश हुई, ये तो नहीं आप अभी यहाँ से फिनिश होके गए हो तो अगले दिन आपको काम मिल जाएगा, दूसरी साइड पे नौकरी मिल जाएगी, वो तो लग क्या है कुदरती। अगर अरबाब का ताल्लुक अच्छा है, बड़ी कंपनी है, पुराना बंदा है आपका, कंपनी का मालिक जो अरबाब है, जो इसने आपको वीज़ा
लिया, जिसकी कंपनी का आपने वीज़ा लिया, तो फिर आपकी किस्मत है। नहीं तो बहुत टाइम लगता है, बहुत टाइम चाहिए उसके लिए। फिर वो 15 दिन भी ज़ाया हो जाते हैं, आपका 1 हफ़्ता भी हो जाता है, 10 दिन भी हो जाते हैं। तो फिर मज़ा ना आया ना, सैलरी तो आपकी फिर वो जिस दिन फिनिश होया आप, वो हफ़्ता आपका अगर ज़ाया हो गया, 1 हफ़्ता उस दिन, उस महीने में, उस महीने का एक हफ़्ता आपका वेस्ट हो गया ना, तो ये समझ लें आप कि आपकी सैलरी 600 700 800 से ऊपर आएगी नहीं। उस महीने तो आपको कुछ भी बचने वाला नहीं है। 6 में साल में अगर 2 साल में आप साल काम करो, फॉर एग्ज़ाम्पल 6 महीने काम नहीं करो 2 साल में, तो आपको क्या फ़ायदा सप्लाई में। ज़लील अलग हो या दर दर अलग भटके, कभी यहाँ कभी वहाँ, सामान उठाना बहुत अजाब है। आपको नहीं पता है, छोटी छोटी चीज़ें होती है इंसान के अपने इस्तेमाल की ज़रूरत की। एक बेड स्पेस है, एक गद्दा, एक चारपाई है, उस पर आप सो रहे हो डेली बिना नागा, आपने उसकी सेटिंग की अच्छे से, आपको रूम अच्छा मिल गया, आपको सैड अच्छी मिल गई। कभी कभी ऐसा होता है वो ठेकेदार और फॉरन जो अरब कंपनी के मालिक होते हैं, कहते हैं भाई हमारा आदमी वापस दो, हमें नहीं कराना, क्योंकि हमारा रेट कम मिल रहा होता है। बाद जगहों पे मजबूरी से भेज देते हैं, अभी काम नहीं मिल रहा है अरबाब लोग। फिर ऐसी जगह भेजते हैं, वो साइड ही बहुत गंदी होती है। आदमी यूँ भी नहीं कह सकता भी मैं काम नहीं करूँगा अरबाब यहाँ पे, हाँ मेरे को मुश्किल है, काम ज़्यादा लेते हैं, काम करना पड़ेगा। अगर नहीं करोगे तो वो आपके आपके जब सैलरी देगा भी, आप वो साइड छोड़ के आए तो आपके ऊपर जुर्माना है। उस कंपनी ने ना दिहाड़ी नहीं दिया, आपने 10 दिन काम किया, वो पैसे नहीं मिले। 10 दिन के काम के पैसे नहीं देते वो, मिलते हैं उनको ये 2 दिन के भी मिलते हैं। कहते हैं जी 5 दिन काम के आपको वो पैसे मिले नहीं कंपनी से हमें। फिर अच्छा, अगर आप महीने में 2 3 छुट्टियाँ कर लेते हो, 4 कर लेते हो, हालांकि मैं भी लेबर में रहा हूँ, मैंने भी किया काम। मैं 15 15 दिन में पर टाइम शीट अभी भी बड़ी संभाल के रखी हूँ, 4 5 साल पुरानी टाइम शीटें। तो मैं बड़ी बड़ी कंपनी में काम करता था ऐसे सप्लाई में, मुझे इसलिए एक्सपीरियंस है ना। तो 15 15 दिन में ड्यूटी पे नहीं है, मुझे कभी किसी ने कुछ नहीं कहा, कोई बात नहीं कि एक पैसा भी नहीं काटा। लेकिन अभी क्या है, अभी वो हिसाब नहीं रहा। अभी वो क्या करते हैं, वो आपने छुट्टी की थी ना जिस कंपनी के थ्रू मैंने आपको सप्लाई में भेजा था, इन्होंने फिर आपको आगे और कंपनी में भेजा था, जिसने आपको आगे भेजा था ना उस कंपनी ने आपके 200 दिरहम कटिंग कर ली है। वो ऐसे कहते हैं, फिर ऐसे झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, आपको नसीहत दिलाते हैं ताकि आप दोबारा ऐसे छुट्टी नहीं करो। जब आप आओगे मज़ीद आपको पता चल जाएगा क्या सूरत हाल होती हैं। मैं तो कोशिश कर रहा हूँ आपको कुछ गाइड करूँ, कुछ बताऊँ। तो भाई मेरा तो आपसे मशवरा है, सबसे सब भाइयों से, भाई सप्लाई कंपनी में नहीं आओ पहले नंबर पे। जो बहुत ज़्यादा मजबूर है, जिसके पास बिल्कुल बेरोज़गार है, चलो वो आ जाए, चलो कुछ ना कुछ 20 30 40 30 40 हज़ार वो कमा लेगा। नहीं तो परदेश में जो है काम करना, 30 40 हज़ार कमाने का फ़ायदा कुछ नहीं है। काम जितना लेते हैं वो लोग, जितना आदमी घर भी छोड़ता है, बहन भाई छोड़ता है, बीवी बच्चे छोड़ता है, कुछ 4 पैसे तो कम से कम 50 हज़ार तो बचे इंसान को खा पी के। तो 20 30 हज़ार तो अपने मुल्क में कमा सकते हैं, कोई ज़्यादा रकम नहीं है 20 30 हज़ार मेरे हिसाब से। तो कम से कम लेबर को 50 हज़ार बचना चाहिए खा पीने के बाद, तो वो कुछ बना भी सकता है। नहीं तो आपका टाइम वेस्ट होएगा प्रदेश के अंदर, पैसा जो लगा है वीज़े का वो भी वेस्ट, हर चीज़ वेस्ट, वेस्ट ही वेस्ट है सारी चीज़ें। बस ये सप्लाई कंपनी है जी, ये कंपनी के रोल है। तो मैंने बताया था, मैं अगली वीडियो में बताऊँगा आपको। तो भाई वो कौन लोग हैं जो ये धोखेबाजी करते हैं। उनका डेरा दुबई में कंपनी है, उनकी कंपनी का नाम है जी, कंपनी का नाम मेरे से याद नहीं आ रहा। तो मैं उनका ऊपर लिंक या नीचे ना अपना लिंक दे दूँगा, या फिर उनकी जो है वो तस्वीर डाल दूँगा, उनकी कंपनी की जो उन्होंने लाइसेंस ओपन कराया हुआ है उसकी तस्वीर डाल दूँगा। उन्होंने ऑलरेडी 2 बंदों से फ़राड किया हुआ है, जिनका प्रूफ और सबूत मेरे पास है, मुझे पता है, जिसकी वजह से मैं उन लोगों को, कुछ लोगों को बता देना चाहता हूँ कि उन लोगों से बच के रहे। वो गुजरा वाले के लोग हैं, वो अपना नाम बताते हैं, हर किसी को नाम मुख्तलिफ बताते हैं, असल नाम उसका हसन है। बस मैं काफ़ी दिन हो गए, मेरे भी कुछ जहन में नहीं आ रहा। तो उनकी कंपनी का मोनोग्राम, मतलब कंपनी का नाम पूरा वो मेरे पास है, काफ़ी उसकी, और उनकी लाइसेंस ओपन की काफ़ी मेरे पास है, वक्त पेयर है। और वो लोगों को कहते हैं जी हम बस, आप हमें 1 लाख 80 भेज दें, 2 लाख भेज दें, यहाँ के 5 हज़ार का वीज़ा मैं आपको 6 6 घंटा दूँगा, आपको हर तरह से आप याद रखोगे ज़िंदगी में। वो ऐसे तरीके से गाइड करते हैं। एक यूसुफ लड़का है, तो वो कोटदू शहर का है, वो भी उनके साथ टच है। तो यूसुफ गोरी खिलाता है अपने आप को। वो दुबई में है, वो सिविल इंजीनियर का कोर्स किया हुआ इसने, लेकिन वो लेबर का काम कर रहा है इस वक्त, स्काफ फोल्डिंग।
तो अल्लाह पाक बुरों के साथ बुरा तो करता है ना फिर। अभी वो कुत्ते वाली ज़िंदगी जी रहा है यहाँ पर। तो लेबर में इसका फोल्डिंग में धूम में काम होता है सारा, क्योंकि फोल्डिंग लगानी होती है, वो तो बिल्डिंग के बाहर है। इलेक्ट्रीशियन का काम, पेंटर का काम तो बिल्डिंग के अंदर होता है। तो जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो सियाने कहते हैं सब। बकाया कुछ रह गया हो तो पूछ लो मुझसे, मेरे इतनी जहन में नहीं आ रही। बस अभी 20 मिनट की हो गई वीडियो, इतनी काफ़ी है। कुछ और बातें आएंगी मेरे जहन में, तो क्योंकि आज बहुत सारी बातें कर ली हैं आपसे, तो मैं तीसरे पार्ट में बता दूंगा अगर कोई वीडियो हुई। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें लाजमी, ताकि यार जो साथी सुने उनको फ़ायदा हो जाए। सप्लाई कंपनी किस चीज़ को बोलते हैं उनको पता चल जाए, ठीक है ना। उनसे किस तरह तहकीक करनी है भाई, कंपनी का वीज़ा है या उनको पता चल जाए, उनको इल्म हो जाए भाई कंपनी का वीज़ा है, या वैसे ही कंपनी का नाम लेके कह रहे वीज़ा कंपनी का है। वो भी कंपनी होती है। मैं भी फ़ाइल ओपन करा लेता हूँ, लाइसेंस गवर्नमेंट से इजाज़त लेता हूँ भाई मुझे, मैं फ़ाइल ओपन कराता हूँ, मुझे अपना लाइसेंस की, लाइसेंस बोलते हैं, मैं लाइसेंस ओपन कराता हूँ एक किसी भी ट्रांसलेशन के नाम से, कोई भी फील्ड में डाल दूँ, तो मुझे फिर वीज़े मिलते हैं। 7 वीज़े मिलते हैं शुरू में 5 3 मिलते हैं, फिर 4 मिलते हैं। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता वो मेरे वीज़े, अगर जो लेबर मैं बुला रहा हूँ 6-7 लड़के बुलाए, उनकी कोई कंप्लेन नहीं है, गवर्नमेंट के पास कुछ रिकॉर्ड ऐसा गलत नहीं है मेरे ख़िलाफ़, तो मुझे फिर वीज़े में कोटा डालता हूँ, फिर मेरे वीज़े 7-8 वीज़े फिर पास हो जाते हैं। फिर मैं जिधर मर्ज़ी बुलाऊँ, इंडिया से बुलाऊँ, पाकिस्तान से बुलाऊँ, कोई और कंट्री से बुलाऊँ, मेरी मर्ज़ी होती है। ये थी इस तरीक़ा का रूल है यहाँ पर। तो कोशिश करें सप्लाई में नहीं आए भाईजान। बेसिक में आप 1000 रुपये बेसिक में आ जाओ किसी कंपनी में हेल्पर में, वो बेस्ट है। कंपनी का सहूलतें बहुत ज़्यादा मिलती हैं, बेनिफिट ज़्यादा होते हैं। सप्लाई में फिर रूम अपने नहीं होते, जब काम नहीं होते, कोई कोई अल्लाह ना करे कोई मुल्क पे जैसे अभी कोरोना का वायरस का इशू चल रहा है, तो इस तरह से कोई इशू हो जाता है, फिर वो कंपनियाँ का फिर एहसास होता है। कोई एक्सीडेंट हो जाता है, साइड में काम करते हो, कोई चीज़ ऊपर से गिर जाती है, आपके ऊपर ज़्यादा चोट आ जाती है, आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा वहाँ से, कोई ट्रांसपोर्ट नहीं। एम्बुलेंस बुलाएंगे, एम्बुलेंस में छोड़ देंगे अस्पताल में, अस्पताल में भी वो तब लेके, एक्सीडेंट हो गया अस्पताल में, एम्बुलेंस तो लेगी, वक्त पर पट्टी कर दी, उसकी पेमेंट आपको आपको देनी पड़ेगी। अरबाब लोग नहीं देंगे कंपनी के, ठीक है ना। जिस कंपनी में काम कर रहे हैं वो देंगे आपको। आपको छोटी सी भी चोट आएगी, आप खुद अपनी जेब से पट्टी कराएंगे, आपको कोई बेनिफिट नहीं। साइड में कोई ट्रीटमेंट का थोड़ा बहुत सामान रखा होता है बड़ी बड़ी कंपनियों ने, वहाँ से ट्रीटमेंट होगी तो होगी आपकी। मतलब वो मेरे जैसे, मतलब आप जैसे वहाँ बैठे होते हैं, लेबर की होते हैं वो भी लड़के कंपनी के, जिसको स्टोर कीपर बोलते हैं, तो उनके पास या फोरमैन के पास होती है ट्रीटमेंट के लिए कुछ थोड़ा सा बॉक्स रखा होता है छोटा सा, उसमें छोटे से मतलब वैसलीन रख दी, छोटी छोटी चीज़ें, मतलब कोई किसी को खून निकल गया, कोई पट्टी लगा दी, किसी उंगली पे चोट लगी, चिरा आ गया, किसी कहीं बाजू से चोट लग गई, तो अल्लाह बुरे वक्त से बचाए। तो बड़ी कंपनी में ये फ़ायदे होते हैं आपको, अल्लाह ना करे कोई बड़ी बीमारी निकल आई, बड़ा मसला नज़र आया, बीमारी कुदरती पैदा होगी, तो आपको सांस का मसला है, ऑल खर्चा कंपनी करती है, ऑपरेशन कराना पड़े। अभी एक कंपनी था, तो अल रियान भी कंपनी है, वो भी अच्छी कंपनी है, लेकिन अब इसके भी हालात बहुत ख़राब हो गया। मैं उसमें एक आदमी था, उसको अटैक आया था दिल का, तो गाड़ी में छुट्टी करके वापस आ रहा था, कंपनी ने उसको महंगे से महंगे प्राइवेट हॉस्पिटल में बनवाया, उसको 15-20 हज़ार दिरहम लगा। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा ले, 15-20 हज़ार दिरहम लगा, कंपनी ने खर्चा किया सारा। तो ये बेनिफिट होता है कंपनियों में, ठीक है ना। इंसान की कदर है कंपनी में। सप्लाई में कोई कदर नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है, ना मेडिकल कार्ड मिलता है, ना कुछ मिलता है, कुछ भी नहीं है। एटीएम कार्ड भी नहीं देते थे, तभी गवर्नमेंट ने थोड़ी सख्ती की है, तो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में होना चाहिए आपको सैलरी मिली है, इसलिए वो आपके अकाउंट में जो है सैलरी एटीएम के ज़रिए देंगे। और यहाँ जब आप आओगे नए नए सप्लाई कंपनी में, तो आप भूल जाओ, आपको 4 महीने 3 महीने की कंपनी पैसा देगी। आप पुराने हो, आपको एक्सपीरियंस है, तो आप अपने तरीके से बात करोगे तो आप दूसरे महीने पैसे ले सकते हैं। तो आपको तजर्बा ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि रूल और कानून का, आप कैसे किस अरबाब से बात करोगे, क्या बात करोगे, आपको पता नहीं है मुझे क्या बात करनी है, इसको किस तरह धमकी देनी है, ये किस तरह समझाना है, आपके तो इल्म में कुछ नहीं है, आप क्या करोगे फिर मेरे भाई। ये बात है सारी। कोशिश करो भाई, सबसे पहले अपने मुल्क में काम करने की कोशिश करो, मेहनत करो। अप्लाई करना है तो आप अखबारों में ऐडें आती हैं, जिनको शौक़ है बाहर आने का, बहुत ज़्यादा अखबारों में ऐडें आती हैं बड़ी बड़ी कंपनियों की। मुल्तान, लाहौर, रावलपिंडी, पिंडी के अंदर लाहौर वाले ज़्यादा फ्रॉड करते हैं। पिंडी और इस्लामाबाद में जो है ना, वो अच्छी अखबार में जो होती है ना, उन पर तवज्जो, उनको फॉलो करो।
वो इंटरव्यू दो, वहाँ पर 50,000 लेते हैं, 60,000 लेते हैं। तो उनको भी ज़रा होशियारी से, वहाँ भी बहुत रॉन्ग किस्म के लोग होते हैं, वहाँ पर भी फ्रॉड करने वाले होते हैं। तो आप जाओ, मौका देखो, उसका ऑफ़िस है या नहीं है, वहाँ ऑफ़िस से मिलो उनको, एजेंसी, ट्रैवल एजेंसी वाले से। फिर वो नीचे उतरने के बाद या मतलब बाहर निकलने के बाद उसकी ट्रैवल एजेंसी से थोड़ा साइड पे होके 4 लोगों से, 4 दुकान वालों से, दूर वालों से पूछो, यार यहाँ पे ट्रैवल एजेंसी, ये बंदा कैसा है, 2 नंबर है, 1 नंबर है, सही काम करता है, सही फ्रॉड तो नहीं करता है, कब कितने टाइमिंग है इसकी दुकान की खुलती है, सारी मालूमात लो, उसके शहर में जाओ। कभी भी मोबाइल पे पैसा नहीं भेजो, कभी भी उसने कहा भाई आपको, आपकी सिलेक्शन होगी, आप हमें 70,000 दे दो, कभी भी ना दो। उसे कहा भाई मेरी टिकट आएगी, मेरा वीज़ा आएगा, मेरा कंप्लीट प्रोसीजर होगा, मैं आपको अभी 10,000 दूंगा, वो भी जब आपको तसल्ली हो जाए, सब सब हम साहू से आगे पीछे सारी तहकीक कर लो आप, तो फिर आप वो, क्योंकि गरीब आदमी का काम नहीं है ये काम करना। आप यार 1 लाख गरीब हो के आप 1 लाख दे दोगे उसको या 50,000 दे सकते हो, तो आप 5,000 और नहीं जाए वेस्ट कर सकते हैं, आपकी नज़र में वेस्ट है ना। किराया लगा के जाओगे उसके शहर में, आप उसको ढूंढोगे, या आपका शहर क्या, आप आगे पीछे टाइम वेस्ट करोगे, ये बेस्ट नहीं है। लाख से तो बचोगे, 50,000 से, 30,000 से नुकसान से तो बचोगे, 20,000 का भी नुकसान से तो बचोगे। 15,000 भी नहीं दो, तहकीक करे बगैर तो 5,000 भी नहीं दो आप, बहुत बड़ी रकम है मेरे हिसाब से। तो क्या है, आपकी मर्ज़ी। तो ये चीज़ें होती हैं बहुत ज़्यादा, जो आदमी को नहीं सोचता, उस वक्त आदमी जज्बात में होता है, शौक़ होता है, लगन होती है, चाहत होती है ना। कहते हैं ना भाई, जिस चीज़ की आदमी को लगन होती है ना, जिस काम की, यहाँ की बाहर जाने की कहीं, फिर आदमी को कुछ नज़र नहीं आता, कहता है बस अल्लाह मालिक, अल्लाह रिज़्क़ है, अल्लाह मालिक है, अल्लाह तो मालिक है। लेकिन अल्लाह ये भी तो कहता है ना भाई, आप अपनी मेहनत भी करो, कुछ आप तसल्ली करो, आपको जहन दिया अल्लाह पाक ने, हाथ दिए, ज़ुबान दिए, हर चीज़ अल्लाह पाक ने आपको दी है ऊपर वाले ने, तो आप उससे उसको इस्तेमाल करो। आप अपनी दिमाग को इस्तेमाल करो, अपनी सोच को इस्तेमाल करो, अपने हाथ पाँव को इस्तेमाल करो, चल के जाओ, वहाँ मालूमात करो, उसके आगे पीछे घर का पता है, हमसाओं पे पता करो, उधर मोहल्ले में जाके पता करो। अगर आप पर कोई और शहर से, कोई और दूसरे शहर में, सिटी से दूसरी सिटी में जा रहे हो, तो आप वहाँ किसी हम शायद मार्केट में जो उसकी दुकान है और ट्रैवल एजेंसी वाले की, वहाँ पर हमसाओं से पूछो, उसके पिछली गली पूछो, फलानी दुकान, उसको जानते हो आप, उसकी क्या पोजीशन है, क्या सूरत हाल है। तो जब खुफिया तरीके से पूछोगे तो हर कोई बता देगा। तो क्या, जैसे आपको मुनासिब लगे, मेरी वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ, और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, किसी को फ़ायदा हो जाए। देखो जी, मेरा मिशन और मेरा मकसद है किसी को फ़ायदा पहुँचाना, किसी को भी फ़ायदा हो जाए। और एक और लड़का है, उसके बारे में मैं आपको फिर बताऊँगा, वो भी चौक सरवर शहीद का लड़का है, ठीक है, उसका नाम सुफियान है। चलो अभी नाम ले दिया मैंने, कर देता हूँ आपको तसल्ली उसकी भी। आरआई है कौम का उसका, रेल चौक सरवर शहीद सुफियान, उसका भी मैं आपको ऊपर लिंक में या अगली वीडियो में आपको उसका लिंक में आपको उसकी, या मेरे साइड शनाख्ती कार्ड कापी मेरे पास है, उसका सारा कुछ, मतलब उसका जो है, जो चीज़ें देने की है मुनासिब, जो तस्वीर या फिर, तो मैं आपको वो दिखा दूँगा वाज़े, ताकि आपको उसकी पहचान रखने के लिए, या कोई उसकी रिकॉर्डिंग या उसकी आवाज़ कुछ भी है जो मैं आपको लिंक में डाल दूँगा। वो तो बहुत ज़्यादा शारजा में फ्रॉड कर रहा है, बहुत ज़्यादा फ्रॉड कर रहा है। दुबई, शारजा का वीज़ा लेके देता है, दुबई का वीज़ा लेके देता है, लैंड का लेके देता है, ये सब यूएई का इलाके हैं, सिटी हैं। तो वो तो बहुत ज़्यादा फ्रॉड कर रहा है। यहाँ आदमी आने के बाद वो फिर मिलता भी नहीं है किसी को, गायब हो जाता है, कहते हैं जी मैं यहाँ अरबाब हूँ, गाड़ी चला रहा है ड्राइवर वो, तो बस वो भी पूरा सूरा रहता है यहाँ पर, लेकिन वो शो नहीं करता किसी को, बहुत चतर और चालाक और चालू आदमी है। थोड़ा आप एहतियात कीजिएगा, बहुत ज़्यादा एहतियात कीजिएगा उस बंदे से, वो शख्स से, वो बहुत ही ज़्यादा फ्रॉड कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा फ्रॉड कर रहा है, थोड़ा नहीं, उसने तो हद पार की हुई है। फिर यहाँ क्या अपना केस कर सकते हैं, ना लड़ सकते हैं, ना मार सकते हैं, यहाँ कुछ नहीं कर सकते, आपके पास कोई सबूत नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है। कभी भी किसी के अकाउंट में पैसे डलवाओ, उसका मेरा साइड शनाख्ती कार्ड मंगवाओ, उसे कहो आपका शनाख्ती कार्ड आ गया मेरे पास, आप अपने नाम से अकाउंट दो, या अपने वालिद साहब का अकाउंट दो, या अपने सगे भाई का अकाउंट दोगे तो उसके मुझे शनाख्ती कार्ड की तस्वीर सेंड करो, वाकई में आपका सगा भाई है, तसल्ली करो जाके, उसके घर पे पैसे दो, प्रूफ के साथ दो, साइन कराओ। कल कोई इशू निकलेगा, मैं गिरवान पकड़ूँ आके, ताकि कानूनी तरीके से बाद में मैं आपकी कार्रवाई कर सकूँ, मुल्क में रह के, पाकिस्तान में, इंडिया में आपके ऊपर। इस तरह से उसे करो, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा तरीके से फ्रॉड हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा फ्रॉड नहीं हो रहे, वीज़े दे देते हैं, फिर 2 नंबर निकल आते हैं वो वीज़े, ये सप्लाई कंपनी का आदमी जलील हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। वो तो कहता है वीज़ा तो 1 नंबर है ना, करेक्ट है, 2 नंबर वीज़ा तो नहीं है ना आपको, मैंने तो ओरिजिनल वीज़ा दिया है ना,
2 साल का वीज़ा है जो इसे मैंने कहा था कंपनी का। छोटी है बड़ी है उससे क्या लेना, आपको करना पड़ेगा गुजारा, आपको रहना पड़ेगा। उसको ये नहीं पता ये गरीब आदमी ने उधार उठाए हैं, किसी का अपना जेवर बेचा अपने घर से उठा के, उसने अपनी ज़मीन बेची है, उसने अपना प्लाट बेचा है, उसने हैं वो अपनी मोटरसाइकिल बेच के आया। किसी को क्या क्या पता है कि उसको पता भी होगा तो तब भी एहसास नहीं करेगा। वो आपके साथ ऐसा होगा जैसे कि सगा भाई भी नहीं होता। इतनी मीठी बातें करे। मेरी बात याद रखना, कभी भी कोई किसी के फ़ायदे के लिए कुछ नहीं करता, कभी भी कोई किसी के लिए नहीं करता। वो आपको सीधा राह भी नहीं बताता किसी के फ़ायदे के लिए। आज का दौर वो दौर आएगा जी। बहरहाल आप बेहतर जहन रखते हो, समझदार हो माशाल्लाह। आज के लिए इतना काफ़ी है। कोशिश कीजिएगा एहतियात के साथ चलें। मज़ीद मुझसे आप कमेंट्स में कहोगे तो मैं फिर बात करूँगा आपसे। ओके, फिर अल्लाह हाफ़िज़। दुआओं में याद रखना, ठीक है, अपने भाई जवेद को, मोहम्मद जवेद को। तो मेरी अल्लाह से दुआएं आप लोग सब खुश रहें, सेफ़ रहें, अल्लाह आप लोगों की हिफाजत करें। और इजाज़त दीजिए मुझे, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।